नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सत्तारूढ़ बीजेपी केदारनाथ सीट को अपने पक्ष में करने के लिए विशेषकर महिला वोटरों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई रावत को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अनुकृति गोसाई हमारी कार्यकर्ता हैं और जो लोग केदारनाथ से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी सर्वाधिक मतों से केदारनाथ सीट को जीतने जा रही है। जी हमारी कार्यकर्ता हैं और वो भी कैंडिडेट के साथ आज घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहां निर्दलीय लड़े थे वो भी वहां चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे दो और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया है। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक के सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ इस बार इलेक्शन में। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, केदारनाथ विधानसभा इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब बीजेपी ने अनुकृति गोसाई को महिला वोटरों को साधने के लिए धरातल पर उतारा है, प्रचार प्रसार करने के लिए। किस तरीके से इस पूरे जो है वो स्ट्रैटेजी को देखा जा रहा है? जी दिव्या, केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को अगर इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर होने जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये चुनाव भी है और दोनों ही दल पूरी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार पूरा प्रचार प्रसार दोनों ही दलों के लिए द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही दल कोई भी कोर-कसर इस चुनाव को जीतने के लिए वो नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी तमाम समीकरण साध रही है, तमाम रणनीति बना रही है और जो राजनीतिक समीकरण है उसे इख्तियार करके जो है उसे धरातल पर भी उतार रही है और इस तरीके से केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत और पूर्व मंत्री भी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और गढ़वाल में काफ़ी प्रभाव भी वो रखते हैं। तो ऐसे में वो कांग्रेस की में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन उन्होंने केदारनाथ वासियों को कसम भी खिलाई और उन्होंने कहा कि जो कार्य उनके द्वारा किए गए उनको देखते हुए यहाँ पर वोट दीजिए और इस तरीके से जनता से वोट कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील भी उन्होंने और काफ़ी जोरदार तरीके से जो है उन्होंने प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई वो दिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं की काट को ढूंढते हुए उनकी बेटी जो कि बहू अनुकृति गोसाई है वो भारतीय जनता पार्टी में है और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को अपना जो है प्रचार की कमान थामी है और महिला वोटरों को साधने के लिए जो है अनुकृति गोसाई को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अनुकृति गोसाई प्रचार प्रसार भी कर रही है और लगातार जो है वहाँ पर जनता से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करने की अपील भी जो है लगातार अनुकृति गोसाई करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से एक काट जो है हरक सिंह रावत की वो भारतीय जनता पार्टी उनकी बहू के द्वारा जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है और ऐसे में लेकिन ये कितनी कारगर साबित होती है ये तो आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समीकरण को साधा है ताकि महिला वोटरों को भी साधा जा सके और जो हरक सिंह रावत प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं उनकी काट को भी एक तरीके से जो है वो ढूंढा जा सकता है। ऐसे में बात की जाए जो भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो चुनाव लड़ने को लेकर तमाम कयासबाजी चल रही थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हालांकि किसी ने भी जो है जो दावेदार भारतीय जनता पार्टी के थे अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, चाहे कुलदीप रावत की बात हो या दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत की बात हो। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि ऐश्वर्या रावत जो कि दिवंगत विधायक की बेटी है वो इस तरीके से अभी तक धरातल पर उतनी सक्रिय नजर नहीं आई है जितना जो है उन्हें एक होना चाहिए था। ऐसे में कुलदीप रावत की बात करें, हालांकि वो कुछ जगहों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ऐसे में आने वाले समय में उनका कितना असर पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों ही दलों के लिए अगर बात की जाए तो दोनों ही दल अपनी अपनी पूरी पुरजोर तैयारी में है, पुरजोर तरीके से अपना प्रचार प्रसार दोनों ही दल कर रहे हैं। दोनों ही दलों के लिए काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है वो बनता जा रहा है और काफ़ी कुछ राजनीतिक समीकरण दोनों ही दलों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और तमाम रणनीति के तहत जो है दोनों ही दल इस वक्त केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर अनुकृति गोसाई को प्रचार प्रसार की कमान सौंपी गई है और खासतौर पर महिला वोटरों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है कि एक बार फिर महिला वोटरों पर जो है वो फोकस किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही जो तमाम योजनाएं हैं वो भी महिलाओं के पक्ष में चला रही है, तमाम जो फैसले होते हैं वो महिला सेंट्रिक होते हैं। तो ऐसे में केदारनाथ में क्यों स्पेशल फोकस महिला वोटर्स पर? जी दिव्या, देखिए, अगर केदारनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर करीब 90,000 से अधिक मतदाता हैं और 90,000 जो मतदाता हैं उनमें से सबसे अधिक वोटर महिला वोटर हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है और पुरुष वोटर जो है उनकी संख्या कम है। हालांकि इतना फर्क नहीं है, 1,000-2,000 का ही जो है फर्क इन दोनों में है, महिला वोटरों में और पुरुष वोटरों में। लेकिन महिला वोटर ज़्यादा है तो एक कार्ड पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर खेला है महिला को टिकट देकर। आशा नोटियाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और महिला जो वोटर हैं उनको समीकरण को साधते हुए उन्होंने महिला कैंडिडेट को वहां पर उतारा। तो ऐसे में एक पहला कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने वही खेला और उसके बाद लगातार महिला वोटरों को साधने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और महिलाएं जो स्टार प्रचारक बनाई गई है, इसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां हैं उन्हें भी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। और ऐसे में महिला वोटरों की संख्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर विशेष फोकस करती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। तो यही कारण है कि अनुकृति गोसाई को भी वहां पर उतारा गया है। और अनुकृति बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ चला एक ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। 4 धामों में से 3 धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। अब तीर्थ यात्रियों का रुख चौथे धाम बद्रीनाथ धाम की तरफ बढ़ गया है। बद्रीपुरी में सर्द मौसम के बाद भी श्रद्धालु रोजाना दिव्य तप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर श्री हरिनारायण भगवान के दर्शनों के लिए मुख्य मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं धाम आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट करने के लिए देवी देवताओं के कई स्वरूपों को लेकर धाम पहुंच रहे हैं, जो कि काफी अद्भुत लग रहा है। तो आपको बता दें कि 4 धामों में से 3 धामों के कपाट पहले ही शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। अब बारी है बद्रीनाथ धाम की। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। उससे पहले ही श्रद्धालु लगातार बद्रीनाथ का रुख कर रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों के साथ वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियाँ लेकर वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई भोलेनाथ की मूर्ति को अपने कंधे पर बिठाकर जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे कई नज़ारे हैं, जो अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। और इतने सर्द मौसम के बावजूद भी लोग तप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर अपने यात्रा कर रहे हैं, यात्रा को पूरा कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे आपसे, किस तरीके से यहाँ पर जो 3 धाम है उनके कपाट बंद हो चुके हैं, अब जो चौथा धाम है बद्रीनाथ वो खुला हुआ है। कितने भक्त अभी तक यहाँ दर्शन कर चुके हैं? जी देखिए, लगातार पिछले 10 दिनों के आंकड़े पर अगर नजर डाली जाए तो अकेले बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 9 से 10 हजार श्रद्धालु जो है दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सर्द मौसम है खुश और बिल्कुल चटक धूप है। और हालांकि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद जो है बिल्कुल शीतलहर का प्रकोप जो है बद्रीपुरी में बढ़ रहा है। बावजूद इसके लगातार जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है, जो कार्तिक स्नान का महत्व बद्रीपुरी में माना जाता है कि पतित पावनी अलकनंदा के तट पे इस कार्तिक माह में स्नान करने के बाद अगर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जाए तो इससे जो है श्रद्धालु, अब जबकि 3 धामों के जो कपाट बंद हो चुके हैं तो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का मूवमेंट काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अब जबकि कुछ ही दिन बाकी है 17 नवंबर को जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने। तो लिहाजा जो उत्तराखंड के जो सामान्य जो इस समय जो है गांव में जो है काम काज जो है कम होता है, तो लिहाजा जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, और 13 जिले के जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं, अधिकतर जो उत्तराखंड बेस जो यात्री हैं वो अधिकतर अभी पहुंच रहे हैं।
और क्योंकि मई जून में पीक सीजन होता है तो लिहाजा लोग जो है अब भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। तो प्रतिदिन 10,000 का आंकड़ा पार हो रहा है और मंदिर समिति को उम्मीद है कि लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बार जो है पार होने की उम्मीद है। हालांकि अभी 13,10,000 श्रद्धालु जो है आज तक जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन श्रद्धालु जो अलग अलग जो राज्यों से पहुंच रहे हैं और अलग अलग जो अपनी आस्था और भक्ति जो है भगवान बद्री विशाल को प्रकट करने के लिए अभी कल ही एक कम से कम 12 से 14 फीट की बड़ी प्रतिमा को अपने कंधे पे लेते हुए भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए एक श्रद्धालु पहुंचा। तो दिन भर जो ये प्रतिमा जो है आकर्षण का केंद्र बद्रीपुरी में बनी रही। तो इस तरह के नजारे, इस तरह के जो आस्था प्रकट करने के लिए भगवान बद्री विशाल के धाम में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, देव डोलियां पहुंच रही है। तो कुल मिला के भगवान बद्री विशाल की नगरी जो है तीर्थयात्रियों से अभी गुलजार चल रही है। जी, यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि आपने कहा ठंड का मौसम है, उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तप्त कुंड में और दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए, तो बेहतर व्यवस्थाएं किस तरीके से दी जा रही हैं? अब देखिए, श्रद्धालु जो है सुबह शाम जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उन्हें जो है गर्म कपड़ों की जो है लेके आने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से बीकेटीसी प्रबंधन यात्रा को पूरी 6 मास की जो ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है उसको बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में देखता है, तो मंदिर समिति के साथ साथ जो नगर पंचायत बद्रीनाथ है वो जगह जगह पे तिराहों पे मंदिर के पदपथ के पीछे और ठीक ब्रह्म कपाल के आसपास जहाँ पे यात्री जो है दिव्य स्नान करते हैं उसके आसपास जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। और मंदिर के जो 100 मीटर के पीछे जो है बस स्टैंड तक जो है जगह जगह पे जहाँ पे तीर्थ यात्री ज्यादा संख्या में रुकते हैं, तो वहाँ पे समिति और बीकेटीसी और साथ में जो नगर पंचायत वहाँ पे कार्यरत है, तो उनके द्वारा वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि थोड़ा जो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जिस तरह ठिठुरन और सर्दी बढ़ती है तो उससे निजात जो है तीर्थ यात्रियों को मिले, इसलिए इसके लिए अलाव की व्यवस्था जो है बद्रीपुरी में की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्राधिकरण के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर गढ़वाल ने बताया कि बोर्ड बैठक में हरिद्वार शहर को सुंदर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और उसी की विस्तृत चर्चा यहां पर की गई है, जिसके तहत प्राधिकरण के द्वारा विकसित किए गए पार्कों को जल्द ही नगर निगम को सौंपे जाने की योजना है। साथ ही हरिद्वार के कई चौराहों को सुंदर और विकसित करने की भी आज बोर्ड में स्वीकृति दी गई है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम, भल्ला स्टेडियम को क्रिकेट का बनाया है। साथ ही इन्होंने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैंने खुद उसकी विजिट की थी लास्ट टाइम, उसमें चाहे 5 कोर्ट की हमारी बैडमिंटन की जो हॉल है उसको बनाया है, स्क्वाश की कोर्ट बनाई है, क्रिकेट का एक इंडोर प्रैक्टिस करने के लिए बनाया है। तो एक स्पोर्ट्स हब के रूप में भी हरिद्वार अब जाना जाएगा। तो जो प्राधिकरण ने हमारे पार्क डेवलप किए थे उनको अब नगर निगम को हस्तांतरित करने का एक निर्णय लिया गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम उनके हस्तांतरण से पहले उसका एक जॉइंट इंस्पेक्शन करके देख ले कि सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हों, तो उसके उपरांत उसका वो हस्तगत उसको अपने पक्ष में कर ले। रहे हैं यहाँ फोटो के साथ गाना एडिट कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सोमवार को अल्मोड़ा के मारचूला में हुए हादसे से संबंधित एक फोटो गाने के साथ सोशल साइट पर वायरल हो रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी के चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मामला जो है प्रकाश में आता है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना थी और उस फेसबुक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में तहसील मुख्यालय चाकीसैंण में तहसील दिवस आयोजन किया गया, जहां पर 36 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। वहीं अन्य शिकायतों पर संबंधित विभागों को जो है वो भेज दिया है। और साथ ही तहसील दिवस पर अनुपस्थित रहने वाले एसडीओ बिजली विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। अपनी समस्याओं को अधिकारी के सामने रखा। 36 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 6 शिकायतों को हमने निस्तारित किया है। बाकी शिकायतों को हमने जो संबंधित अधिकारी है उनसे क्या है कि वो इसका समाधान करेंगे और इसमें साथ ही साथ समर्पण पोर्टल में भी शिकायतों को अपलोड किया गया है, और जिससे कि इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने अधिकारी ने इसको निस्तारित करना है। और जो आम नागरिक के विभिन्न जो समस्याएं दी है वो भी जो समस्या पोर्टल से देख सकते हैं कि उनकी समस्याओं का कारण बेहतर हुआ है अथवा नहीं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार के साथ पूरा प्रदेश में शोक की लहर है। वहीं यही वजह है कि राज्य सरकार ने सादगी के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाने का फैसला लिया है। मीडिया के सवालों पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना बड़ी दुखद है। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रम से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक स्थगित कर दिए गए हैं। इधर विपक्ष धामी सरकार को जिम्मेदार मान रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।